प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। डस्का का जो ज़िमनी इलेक्शन था वो काफ़ी हेटेड इलेक्शन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ तक कि फायरिंग के बाद वो खूनी इलेक्शन में तब्दील हो गया है। अब ये कहने को तो एक कौमी असम्बली की सीट है, लेकिन यहाँ पर दर्जा हरारत इतना क्यों बढ़ गया? यानी ये हल्का दोनों जमातों के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि हर हाल में ये सीट जीतना ज़रूरी थी? इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि दोनों जमातों ने इतना जोर लगाया है? और कई दिन से मुसलसल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर असलहे की नुमाइश हो रही है, फायरिंग हो रही है, और जो ज़ाब्ता अखलाक है इलेक्शन कमीशन का और जो इंतखाबी हल्के में जो होना चाहिए उसकी पर अमल दरामद भी नहीं हो सका। और आज उसका नतीजा ये निकला है कि फायरिंग हुई और 2 अफराद जाँ भाग हो गए, जिन दोनों कारकुनों के हवाले से PTI और PML ने दावा किया है कि ये उनके कारकुन हैं। फिर बाद में खबरें आ रही हैं कि एक PTI का है और एक PMLN का है। लेकिन ये क्यों हुआ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, परवेज़ रशीद साहब के हवाले से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि परवेज़ रशीद साहब चूंकि एक नून लीग की तवाना आवाज़ हैं, तो तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि एक तवाना आवाज़ सेनेट में जाए, तो इसलिए उसकी आवाज़ को रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो ये प्रोसेस हो रहा है, हुकूमत पर इसका इल्ज़ाम आ रहा है। और फिर ये कि क्या ये फैक्ट के ख़िलाफ़ है कि परवेज़ रशीद साहब ने के नादहिंदा हैं, और क्या ये फैक्ट के ख़िलाफ़ है कि आर्टिकल 63B की ख़िलाफ़ वर्जी है? और अगर आर्टिकल 63B की जद में आते हैं परवेज़ रशीद साहब, तो इसका मतलब यह है कि वो इलेक्शन वाकई नहीं लड़ सकते। अब उनकी अपील पर समाअत होनी है कल और उसके बाद फैसला होगा। तो कई इसके हवाले हैं, सेनेट इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कमल शोज़ब मौजूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, MNA हैं। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून से, ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और इरशाद अहमद आरिफ साहब। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा, लेकिन पहले मैं आपको ले जाना चाहूँगा डस्का में, जहाँ पर आज ये नाखुशगवार से माहौल में इलेक्शन हुआ है और इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको सुनवाना चाहूँगा कि जो आज कशीदगी हुई है, उसके बाद पहले सुनवाता हूँ कि उस्मान डार साहब ने क्या कहा है, और फिर मरियम औरंगज़ेब साहबा का बयान आपको सुनवाता हूँ। पहले ज़रा सुन लीजिए उस्मान डार ने क्या कहा है। इनके MNAs MPs पूरे हलके में यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर ये लोग अपने MNA और MPs लेके यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इनकी कोशिश है कि किसी तरह से भी हम पोलिंग को मुदाखलत करें, और जो लोग घरों से तब्दीली के लिए, चेंज के लिए डस्के के अजीम लोग बाहर निकले हैं वोट डालने के लिए, उनको हरासा करना चाह रहे हैं। PMLN वाले ज़रूर चाहते हैं हल्ला गुल्ला हो, दमादम मस्त कलंदर हो। अगर इन्होंने दमादम मस्त कलंदर करना है तो फिर हम भी पीछे नहीं हटेंगे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का लबो लहजा इससे भी सख्त था। वो उनका लबो लहजा धमकियां मेज था। उन्होंने क्या धमकी दी है, जरा ये भी सुन लें। ये इंतजामिया की आंखों के सामने बदमाशी हो रही है, ये इंतजामिया के सामने फायरिंग हो रही है। जब पुलिस पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग को रुकवाने का अमल कर रही हो तो ये फायरिंग कौन रोकेगा? ये FIR कटनी चाहिए वजीर आला पंजाब पर। वोटों के डब्बों को हाथ लगाया, अगर वोट के डब्बे को चोरी करने की कोशिश की, अगर जितने वोट डाले गए हैं और उसको चेंज तब्दील करने की कोशिश की गई, तो जो उसके बाद होगा उसकी जिम्मेदारी इमरान साहब और वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब पर आएगी। अब इसके बाद क्या होगा अगर ये करने की कोशिश की गई, तो इसके ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना कुछ संगीन होगा कि उसके जिम्मेदार फिर पंजाब हुकूमत और इमरान खान होंगे। अब इस पर मैं सबसे पहले कमल साहिबा मुझे ये बताइए कि ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी थी ना कि अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाती, और कई दिन से जो एक टेम्परेचर मुसलसल राइज हो रहा था उसको कंट्रोल में रखा जाता। ये जो असलहे की नुमाइश हो रही थी ये ना हो रही होती और शायद आज का वाक़या भी ना होता। तो हुकूमत जिम्मेदार है इसमें, आप समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद। आज आप एग्जैक्टली वही सवाल कर रहे हैं जो पिछली दफ़ा आपसे मेरा एक प्रोग्राम में मैंने यही सवाल उठाए थे, जिस वक्त अतार तारड़ साहब की गिरफ्तारी का एक झूठा ड्रामा रचाया गया था। और उस वक्त जब मुझसे सवाल पूछे गए कि जी ये क्यों है, तो मैंने एग्जैक्टली यही बातें की थी जो आज आप कह रहे हैं कि अगर इनको रोका जाए, इनकी तलाशियां ली जाएं जब ये रैलियां निकालते हैं और मुसल्ला अफवाज के साथ और अपने मुसल्ला जो तंजीमी लोग हैं उनकी सरकर्दगी में या उनकी पीछे पीछे चल रहे होते हैं, गाड़ियां असले की ले लेकर रैलियों में आए होते हैं, और पुलिस जाके जब इनके बारे में सवाल जवाब करे तो उस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ कुछ और
और चल जाती है, फिर क्या कहते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं और एक ड्रामा और स्पिनिंग की जाती है। देखिए मसला सारा क्या है, मसला यह है कि इनकी तरबियत की है मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, जो सर्टिफाइड झूठे हैं और सर्टिफाइड ड्रामे के माहिर हैं, जो अपनी प्लेटलेट्स के चक्कर में पाकिस्तान के सारे इदारों को चकमा दे के बाहर गए और वहां जाके अब वो सियासी प्लेटलेट्स चमका रहे हैं। ये उन्हीं के पैरोकार हैं। आपने खुद देखा, आपने सुना, जिन्होंने 2 मजलूम वर्कर्स को जो पोलिंग एजेंट थे वहां मार दिया, तीसरा शदीद इस वक्त जो है वो जख्मी है और जिंदगी मौत की कश्मकश में है। माजिद साहब जहां भाग हुए, हमारा वो लड़का पोलिंग एजेंट था, कमर उसका भाई था, और साजिद एक और है जो शदीद जख्मी है। आप मुझे बताएंगे कहां की इंसानियत है? राना सनाउल्लाह नून लीग का एमएलए है। मरियम साहबा तो बहुत गुस्से में थी, अभी अज़मा बुखारी हमारे साथ न्यूज में थी, वो शिद्दत में थी और वो कह रही हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लोगों ने मार दिया, हमारे कारकुन मार दिए हैं। वो तो धमकी दे रही हैं कि अब ये जिसके इस पर पर्चा कटना चाहिए परवेज ये आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। मुझे 1 मिनट मौका दीजिए ना, मैं अभी इनके सारे गुस्से शुस्से और जो धमकियां हैं, ड्रामों का पोल है, मैं अभी यहाँ बैठ के खोलती हूँ। गुस्से में मैं भी बहुत हूँ, लेकिन मैं इनकी तरह मकर और फ्रेब और ड्रामे नहीं कर सकती, मैं इनकी तरह झूठे टसवे नहीं बहा सकती। गुस्सा हमें बहुत है, हमारे नाहक लोगों को मारा है। एक पुरअमन जो इलेक्शन था, जब इनको पता लग रहा था कि अब इनकी यहाँ पे दाल गलने वाली नहीं, 4 दिन पहले मरियम साहिबा जब ड्रामा करने आई थी तो लोगों ने रिजेक्ट किया, तो उस वक्त से इनको तकलीफ पड़ी हुई थी और उस वक्त से इन्हीं के पहले से बयान आने शुरू हो गए हैं। मुझे ये बताए राना सनाउल्लाह वहां पे क्या कर रहा है? एक एमएनए है, सिटिंग एमएनए है। जावेद लतीफ वहां पे क्या कर रहा है? ये आर्म्ड जत्थे लेके वहां पे क्यों पहुंचे हुए हैं? इनकी जो कैंडिडेट है वो आर्म्ड लोगों को और जत्थों को लेके क्यों फिर रही है? तो ये सारे जो माफियाज हैं ना, जिन्होंने ये पिस्तौल और बंदूकें रखी होती हैं और लोगों के ऊपर सीधी फायरिंग करते हैं, ये मॉडल टाउन का जो मेन कल्प्रेट है राना सनाउल्लाह, इसने अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्ट इसमें टीवी पे बैठ के और स्टेटमेंट्स दिए और धमकियां चलाई हैं कि हम यूं कर देंगे, हम वो। और मरियम औरंगजेब की औकात क्या है उनके सिवाय बयान देने के ऊंची आवाज में अपने पूरे जो उनका जितनी वो उनका कद है उससे 6 गुना ज्यादा सांस निकाल के उसने धमकियां देती है। इनकी धमकियां तो हम पिछले 6 महीनों से सुन रहे हैं। वो धमकियां सुना के अपना कद नहीं बढ़ा सकते, लेकिन जो जुल्म हुआ, मैं एक सिर्फ सवाल लूंगी, इलेक्शन कमीशन इस वक्त कहां सोया हुआ है? क्यों इनके सिटिंग एमएनएज एमपीएस वहां कैंपेन करे? जब हमें इजाजत नहीं, हम वहां नहीं गए, हमने वहां जाके कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, हमें इसलिए मना किया गया कि हम सिटिंग एमएनएज है, तो ये आज वहां पे सब क्या कर रहे हैं? तो क्यों नहीं महमूद रशीद साहब के बारे में क्या आपकी राय है? महमूद रशीद साहब मानी गए? देखिए, महमूद रशीद साहब की तो खबरें चला दी ना इलेक्शन कमीशन ने, तो राना गए तो ना लेके बैठा हुआ है, उसकी क्यों नहीं चलाते? सही है, चलें एक ब्रेक ले लूं जी, मैं ब्रेक ले लूं और फिर जाफर इकबाल साहब की राय लेते हैं और बाकी मेहमानों की। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जाफर इकबाल साहब, ये जाहिर है इलेक्शन दोनों पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट थे, इस पर हम अभी मजीद बात भी करते हैं क्यों अहम थे, लेकिन क्या ये इतने अहम थे कि एक सियासी जमात ने अपने फ़ायदे के लिए दर्जा हरारत को इस हद तक बढ़ाया और फिर फायरिंग हुई और उसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए और एक शदीद ज़ख्मी है, और इसका इल्ज़ाम PMLN पे ऑब्वियसली आ रहा है, अभी आपने सुना भी, हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे। ये क्यों हुआ आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसा सियासी कारकुन हूँ जी जो 7-8 साल की उम्र से लेके और आज तक यानी ख़ुद पोस्टर लगाने से लेके और वफाकी काबीना का हिस्सा रहा हूँ। आपके सारे सवालात बहुत दुरुस्त हैं और मोहतरमा MNA साहिबा जिस लहजे में मुखातिब थी और जो अल्फाज का चुनाव था वो बताता है कि मेंबरान पार्लियामेंट का लोग क्यों कर एहतराम नहीं करते और क्यों कर नहीं करना चाहिए। झूठा, मकार, फरेब, मतलब ये सारी जोड़ जमा करके, और ये 2.5 साल के अंदर हमने देख लिया कि किसने कितना झूठ बोला और आज वो रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। आज के वाक़े पे अफसोस है, दिली अफसोस है, क्योंकि मैं ख़ुद पोलिंग एजेंट, पर्चियाँ काटने वाला भी रहा और वोट डालने से इलेक्शन लड़ने तक हम अपने देहात के अंदर, अपने इलाकों के अंदर इतना बेहतरीन माहौल रखते हैं कि खाना पीना जब आता है तो मिल बैठकर खाना खाते हैं, मिल बैठ के जो है वो तय करते हैं चीज़ें सारी। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, कहीं ना कहीं ऐसे वाक़यात होते हैं और इसके अंदर अगर आप कहें कि हमने बतौर अपोजिशन
ऐसा माहौल बनाया। अपोजिशन के पास कोई ऐसा कुलिया, कोई इख्तियार नहीं होता कि वो इस माहौल को, इस दर्जा हरारत को वहाँ तक ले जाए। हुकूमत की नाकामी का आपने सवाल किया और मोहतरमा MNA साहिबा उसे गोल कर गई और बिल्कुल उसके ऊपर कोई किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया। मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं खुद बतौर कैंडिडेट। मुतलका SHO, मुतलका DSP अगर असले के ऊपर और अगर चेकिंग के ऊपर कंट्रोल करे तो मुमकिन ही नहीं कि कोई फर्ज जो है हाथ में लाठी लेकर भी निकल सके। लेकिन अब अगर आपके पास पंजाब में वो सारी सियासी इशू बना देता है। जैसे भी आपने सुना कि नौशीन साहबा को जब चेक करने की कोशिश की, उन्होंने लोग इकट्ठे कर लिए। वो सियासी इशू इसलिए बना, वो सियासी हिमायत में गाड़ी में बैठ गए कि मैं इसलिए बना जी सुन लीजिए जी सुन लीजिए, वो सियासी इशू इसलिए बना कि मुतलका SHO साहब जिन्होंने नौशीन इफ्तिखार साहिबा की गाड़ी रोकी, आप जरा उनके अल्फाज देखें, आप उनका लबो लहजा देखें। जब हलके के अंदर पूरी इंतज़ामिया मुस्लिम लीग नून के जो वहाँ इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं सारा दिन उनको खड़े कर कर के तलाशी ले रही है, और दूसरी तरफ मेरे पास वीडियोस हैं, मैं आपको भेज देता हूँ, मल्ली साहब की, उनकी कैंपेन की, उनके साथियों की, मुसल्ला गार्ड साथ हैं, आज इलेक्शन वाले दिन भी मुसल्ला लोग साथ हैं और वो बड़ी आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। और हमारे ऊपर रहा ये सवाल हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब क्या कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब सियासी वर्कर हैं, वो बिल्कुल वहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे दूसरे लोग मौजूद हैं, वो MNA है ना, कैंपेन में नहीं जा सकते। गए हैं, लोगों के वोट वहाँ हल्के में तो रह सकते हैं ना, कि हल्के में बैठने पे भी पाबंदी है, जलसा नहीं कर सकते, लोगों से जाके वोट नहीं मांग सकते, ठीक है, हल्के में बैठ सकते हैं जी बिल्कुल सही है। उस्मान डार साहब ने इस्तीफा दिया स्पेशल असिस्टेंट से, किस लिए दिया? फिरदौस आशिक अवान साहिबा वहां तशरीफ फरमाए हैं, महमूद रशीद साहब का आपने जिक्र किया, ये सारे लोग वहां क्या कर रहे हैं? और फिर आज सारा दिन क्या हुआ कि आपने 2-2 घंटे दरवाजे बंद रखे कि पोलिंग स्टेशन के अंदर लोगों को दाखिल नहीं होने दे रहे, लोग बाहर लाइनों के अंदर खड़े हैं। और अभी फिलहाल की ये है सूरत हाल, आपके टीवी समेत बहुत सारे बाकी चैनल्स भी ये नहीं बता रहे कि कहां से क्या नताइज आ रहे हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये लोग बताने से कासिर हैं। आखिर क्या वजह है? नहीं, ये जमहूरी मुल्क है, जमहूरी तरीके से मुंतखब रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी आज जानबूझ के टर्न आउट कम रखने की कोशिश की है। आपकी टीवी जी चले, मैं राना सनाउल्लाह साहब का सुन भी लीजिएगा, उन्होंने क्या है, फिर मैं औरिया साहब की राय भी लेता हूँ, सुनिए। एक पोलिंग स्टेशन पे आके फायरिंग का वाकया किया है और वहाँ पे जब फिर हमारे कारकुन जो है वो उनके सामने हुए तो फिर वो वहाँ से भाग गए हैं। तो ये उनकी सिर्फ ये कोशिश है कि टर्न आउट जो है वो कम हो। हर कीमत पे हम आपके वोट का रिज़ल्ट जो है उसको हासिल करेंगे। फॉर्म 45 के ऊपर रिज़ल्ट जो है वो दिए बगैर कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपना पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ सकेगा। अच्छा, एक तो ये है कि जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त भी नीचे जो टिकर चल रहे हैं वो इसी हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो नताइज आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं वो हम साथ साथ आपको दिखाते जा रहे हैं, तो रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, अब मुझे औरिया साहब ये बताइए कि ये इस कौमी असम्बली के इस हल्के का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट, इतना सिग्निफिकेंट दोनों पार्टीज के लिए क्यों है कि जीतना ही है हर हाल में दोनों ने? देखें, उस हल्के की बुनियादी सूरत हाल देखें और उसका क्राइम रेट देखें पूरे मुल्क में, आप हैरान हो जाएंगे कि पंजाब के सबसे ज्यादा मेजर जो क्राइम फोकस एरियाज हैं उनमें से वो आता है। सबसे ज्यादा कत्ल आपको वहीं से मिलेंगे, वो थाने जो कि करोड़ों रुपए में बिकते हैं वो वहां पर मौजूद हैं। बरादरी सिस्टम के अंदर एक दूसरे का टसल जो है वो उसको देख लें। ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का हल्का था। सर आप क्राइम चार्ट निकाल लें, सर आप क्राइम चार्ट निकाल लें ना, एडमिनिस्ट्रेशन में क्राइम चार्ट निकाल, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। और ये साहब 2-3 थानों के नाम दे दें जो बिकते हैं, और अगर वो बिकते हैं तो ये आईजी पंजाब यहाँ क्या बैठे कर रहे हैं? क्या वो वजीर आजम के बहनोई को प्लाट का कब्जा लेने के लिए सिर्फ बैठे हैं? ये क्राइम रिपोर्ट आईजी मैं नहीं कर रहा हूं कि साहब अगर ये इस तरह हर एक की बारी में बोलेंगे तो फिर ये नहीं बोलेंगे, फिर ये गलत बात है। चलेंगे, ठीक है जी, ये आज शुरू नहीं हुए, हम बोलेंगे, हमें बोलने से कोई नहीं रोक सकता। चलें, ठीक है, एक पॉइंट उन्होंने दिया, एक पॉइंट उन्होंने दे दिया। औरिया साहब प्लीज जी। आप भी एंकर पर्सन नहीं है, आप अपनी बारी पर बोलिएगा, एंकर पर्सन मुझे कह सकते हैं।
आप डायरेक्शन ना दें मुझे। अच्छा, मैं आपका चोइल person साहब, कह रही हूँ। कमल साहब आपको प्लीज, डायरेक्शन नहीं दे रही। चोइल साहब, कमल साहब प्लीज, मैं मुझे जरा होता मौका ये दें, है, मैं मुझे मेरा होता काम ये करने है, लोगों को आदत दें, है मुझे पर्सनल होने सर, की। मुझे मेरा काम करने इनकी दें जो कमल तरबियत साहब। है ना वो है ही पर्सनल। जी औरिया साहब प्लीज अपनी बात की मुकम्मल कर आदत है इन लें। लोगों को जी कमल साहब, आपने सवालों के आगाज किया जवाब है, नहीं जवाब जरूर देने, मिलेगा। इल्जाम लगाने हैं। औरिया साहब प्लीज अपनी बात मुकम्मल करें। आगाज आप लोगों अभी ने जवाब किया है। मिल रहा है अच्छा, डस्का से। होता यह है कि दस्ता ऐसे से जवाब मिल सेंसिटिव रहा है। जगहों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना। एक तो ये चीज है कि सेंसिटिव है एरिया। पूरे पंजाब के अंदर आप किसी से पूछ लीजिएगा, कोई बंदा भी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में को नौशहरा वर्का क्या चीज है, मुझे डस्के का बुनियादी थाना किस किस्म की चीज है, मुझे समड़ियाल का थाना किसके, उसका क्राइम रेट आपको दादा हो औरिया जाएगा। साहब, ये इलेक्शन औरिया साहब, ये इलेक्शन नौशहरा विरका नहीं हो रहा, खुदा का वास्ता है ये नहीं हो रहा। मैं पूरे इलाके की बात कर रहा हूं। नौशहरा विरका जिला गुजरांवाला में आता मैं पूरे है, इलाके- ये डस्का में इलेक्शन हो रहा है। मेरी बात, मैं डस्के की बात कर रहा हूं। औरिया मैं साहब, आपको ये बता रहा हूं कि पूरे सियालकोट की इलाके का तहसील ये है डस्का, सर, नौशहरा विरका जिला सर उन्हें गुजरांवाला की पता है तहसील है। सियालकोट की तहसील है, वो आज वहां से गुजर के आए हैं। आप औरिया मुझे साहब पता है जी, मैं आपसे ज्यादा नक्शा, मैं तो आपसे नौशहरा ज्यादा विरका नक्शा में जानता इलेक्शन हूं। तो नहीं हो सुन ले रहा। मेरी बात। हाँ नहीं उनकी बात कुछ और सर आप थी। मेरी जी। बात तो सुने यार। हाँ, मैं बात क्या कर रहा हूं, जिस वक्त इलेक्शन हो रहा होता है इर्द गिर्द के 15 थानों को ध्यान रखना होता है। अगर आप वाकई एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी हैं, आपको पता होना चाहिए कि पड़ोस में कौन सा थाना है, आपको पता होना चाहिए पड़ोस में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आप एक उंगली खींच के आप समझते हैं बाकी सारे अपने आयरन कर्टन लगा दिया हुआ है, वहां से मच्छर भी नहीं आएगा, वहां से मक्खी भी नहीं आएगी। ये प्लान बनते हैं और इस प्लान के अंदर एक इलेक्शन की बात नहीं होती, ये पूरे 3-4 डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटेड प्लान होता है। आप जरा उठा के ले तो इस वायलेंस की जिम्मेदार इंतजामिया है सर, फिर आपके ख्याल में जो आप कह रहे हैं, इस वायलेंस की जिम्मेदार इंतजामिया है? इंतजामिया है बिल्कुल। सर मेरी बात सुने, दो जिम्मेदार हैं। एक तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हाइप क्रिएट हो गई है इन 2 सालों में, ठीक है, जो जुबान इस्तेमाल हो चुकी है, जो गाली गलोच हो चुकी है, जो गलाजत आ चुकी है, जिस तरह जातीय दुश्मनियां बन चुकी हैं, किसी का अगले आइंदा एडमिनिस्ट्रेशन में अगले इलेक्शन देख लीजिएगा उसका नतीजा क्या निकलता है। यहां जो कुछ हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, हर पार्टी की वेबसाइट्स निकाल लें, उनकी अपना सोशल मीडिया निकाल लें, उनकी तकरीरें निकाल लें, किसी शरीफ माशरे के अंदर ये तकरीरें नहीं होती। किसी महत्तब माशरे के अंदर इस तरह लोगों के खून नहीं गरमाए जाते। किसी ऐसे माशरे के आपने एक ऐसी हाइप क्रिएट, आप होना तो यह चाहिए कि 10 दिन पहले इनका इलेक्शन में दाखिला बंद होना चाहिए। दुनिया पूरे में इलेक्शन नहीं होते, ऐसे होते हैं पाकिस्तान में। ठीक, सही है। दुनिया पूरी, आप मुझे बताएं कि आप कहते हैं कि वहां पर नौशहरा वर्कान गुजरांवाला में है, तो फिर फैसलाबाद से बंदा क्यों आके बैठता है, फिर लाहौर से बंदा आके क्यों बैठता है? आयरन कर्टन लगाओ, हर तरह से बंदा आके वहां बैठ रहे हैं ना। एरियाज देखे जाते हैं सर। और दूसरी बात बताऊं आपको, अच्छा, किसी थाने में बदमाश थाने का नहीं होता, सराउंडिंग से आता है। असल मसला यह है कि 2 चीजें बन चुकी हुई हैं। हाँ। और मैं आपको एक बात बताऊं जी, इस दस्के का इलेक्शन को जानबूझ के नाक का बाल बनाया हुआ है इन सारों लोगों ने, और मुझे समझ नहीं आती क्यों बनाया हुआ है। और आप तकरीरें तो उठाएं, इरशाद साहब मुझे एक बात बताइए, अगर ये पीटीआई इलेक्शन हार जाती है तो उसकी तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, और अगर पीएमएलएन हार जाती है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ ही रहेंगे। कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा नंबर पे, अगरचे हर सीट की एक वैल्यू होती है, लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अगर पीटीआई हारेगी तो क्या मतलब है, नून लीग हार जाएगी तो क्या मतलब है इसका? देखें, 2.5 साल में पीडीएम ने और अपोजिशन ने जो फ़ज़ा बनाई है और हुकूमत ने जो जवाबी नैरेटिव दिया है वो ये है कि 18 के इलेक्शन शफाफ नहीं थे। 18 के इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, और अगर कोई शफाफ इलेक्शन हो जाएं, कोई इलेक्शन ऐसे हो जाएं जिसमें कोई मुदाखलत किसी किस्म की ना हो, तो उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन का कोई कैंडिडेट है आसानी से जीत सकता है।
और पीटीआई का कहना यह है कि 2018 के इलेक्शन शफाफ थे। अब भी हम मकबूलियत की उसी सतह पर हैं जिस सतह पर हम 2018 में थे, और इसका नतीजा देखा जा सकता है किसी भी ज़िमनी इलेक्शन में। ये है बुनियादी नैरेटिव दोनों जमातों का, जिसकी वजह से इस इलेक्शन पे सबकी तवज्जो थी। देखिए, आज आप तकरीरें पढ़ें हैं या कल जो तकरीरें हुई हैं कराची के इलेक्शन पे और बलूचिस्तान के इलेक्शन पे, यही है कि देखें जी, हमने सेलेक्टर्स को भी हरवा दिया और सिलेक्टेड को भी हरा दिया, और हमने अपनी से, हालांकि मुस्लिम जो JUI ने सीट जीती है वो उसकी अपनी सीट थी, और जो पीपल्स पार्टी ने सीट जीती है वो अपनी सीट थी, उसको सिर्फ अपनी सीट को बचाया है। लेकिन उस पर कहा यह जा रहा है कि इमरान खान की शिकस्त का आगाज़ हो गया, तहरीक इंसाफ और उनके सिलेक्टर सारे के सारे हार गए। इस पस मंज़र में जब इलेक्शन होगा सेंट्रल पंजाब में और GT रोड के करीब, तो जाहिर बात है हाइप तो क्रिएट होगी। अब सियासी जमातों का रवैया जो भी हो, पहले भी कोई इतना मिसाली रवैया पहले भी नहीं रहा। ये नहीं है कि 2.5 साल में ये ज़ुबान इस्तेमाल हुई, ये 1970 से हम इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल, टांगे तोड़ने की बातें भी 1970 में हमने सुनी थी, और इस तरह की बातें, कत्ल भी होते रहे हैं। ताजपुरा के इलेक्शन जो हुए थे वो, और ताजपुरा के इलेक्शन और जो लियाकत बाग का वाक़या हुआ था, उससे बदतरीन वाक़या हो ही नहीं सकता इस मुल्क के अंदर, कि जहां लोग दर्जनों की तादाद में मार दिए गए थे। तो अगर ये माहौल हो और उसमें इलेक्शन हो रहे हों, तो जो बुनियादी ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, जो हुकूमत की बनती है, पंजाब हुकूमत की ख़ास तौर पर, वो ये है कि इलेक्शन सबसे पहले पुरअमन हो। इंसानी जान का दिफा, इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह अव्वल होनी चाहिए, खा वो उसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, खा वो PTI से है, आम वोटर है, किसी ग्रुप से, किसी धड़े से है, या गैर जानिबदार है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि पंजाब गवर्नमेंट या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जो है वो इलेक्शन को पुरअमन नहीं रख सकी। ये क्या मजाक है कि जनाब वाला एक गाड़ी में पता चलता है पुलिस को कि उसमें असला जा रहा है, उसको रोका जाता है और पुलिस चेक ही नहीं कर पाती। वो अगर ये बात सच है कि उसने 150 लोग अपने बुला लिए, तो क्या पुलिस इतनी इस मुल्क में और इस सूबे में और इस गुजरांवाला डिवीज़न में इतनी कमज़ोर हो गई है कि जो भी 150 आदमी बुला ले वो असला लेके फिरता रहे, वो कत्ल व गारत करता रहे, और कोई देखते रहे कि 1 मिनट में टेलीविजन पे शोर मच जाता है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हमें कैंपेन से रोका जा रहा है। हमें सोचना चाहिए कोई ज़ाब्ता अखलाक इलेक्शन कमीशन का है, कोई मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक है, कोई जो उम्मीदवार है उसके लिए कोई ज़ाब्ता अखलाक है। इलेक्शन कमीशन को मुतारिक होना चाहिए, उसको सूरत हाल पे तवज्जो देनी चाहिए, मीडिया को बताना चाहिए कि जी असले की आम तौर पर भी ममानियत है और इलेक्शन के दिनों में असला लेकर घूम रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो इसका ज़िम्मेदारी है वो तो कबूल करनी पड़ेगी पंजाब गवर्नमेंट को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को। एक बात। अब जो दूसरा इशू है, जो अहमियत है, अब अगर ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून वाक़यतन जीत रही है, वाक़यतन वो धांधली को रोक रही है, तो ये फायरिंग क्यों हो रही है? और जिस तरह वो रिपोर्टर बता रहे हैं कि अगर वो जो कत्ल होने वाला है वो PTI का कारकुन है, पोलिंग एजेंट है, पोलिंग एजेंट का तहफ़्फ़ुज़ जो होता है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी नहीं होती, जो दोनों फरीक एक दूसरे के मुखालिफ भी बैठे होते हैं वो भी एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, हमसाए होते हैं, इलाके के रहने वाले होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर बात है कि दोनों ने अना का मसला बनाया हुआ था, एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोरी दिखा रही है, और नतीजा ये है कि इलेक्शन, और अच्छा इसमें एक और पहलू भी है कि अगर ये मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार जाती है तो नतीजा क्या होगा? ये हुकूमत कहने में हक बजानिब होगी कि देखिए जनाब, यहाँ ये इलेक्शन जो सीट थी वो मुस्लिम लीग नून की थी, PDM मिलजुल कर जोर लगाया, उसके बावजूद हमारा कैंडिडेट जीत गया।
और अगर नून जीत जाती है तो वो ये कहेगी देखिए जी लोगों ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया, बिल्कुल सही है, मुस्तरद कर दिया। तो इस वजह से ये हाइप क्रिएट हो गई है। तो इसकी सेंसिटिविटी जो थी उसका एहसास हुकूमत को होना चाहिए था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। ये अफसोसनाक बात। बिल्कुल सही है, लेकिन हर ज़मीनी इलेक्शन में ऐसा ही होता है कि और यही नतीजा हर ज़मीनी इलेक्शन में किसी की भी हुकूमत हो ये निकाला जा सकता है कि देखिए जी लोगों ने हुकूमत की पॉलिसीज को मुस्तरद कर दिया। तो इसमें नई बात तो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे एक चीज़ कमल साहिबा, एक तो अगर आप जवाब देना चाहें, क्योंकि सबका ख्याल है कि इंतजामिया बुरी तरह नाकाम रही है। शाह साहब, औरिया साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब की इंतजामिया की जिम्मेदारी थी हम कायम रखना, नहीं कर पाई, ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। दूसरा साथ में मिलाकर इशू को शुरू करना चाहता हूं, वो परवेज रशीद साहब का है कि तमाम PMLN के लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि PMLN की एक तवाना और ताकतवर आवाज़ को जो है वो सेनेट में पहुंचने से रोकने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या जवाब देंगी आप? देखिए, पहले तो मैं जाफर साहब ने जो मेरे पे डायरेक्ट अटैक किए और ज़ुबान की बात की और कहा जी इसलिए लोग जो हैं वो शायद जो सियासतदान हैं उनको पसंद नहीं करते या पार्लियामेंटेरियंस को, तो मैं सिर्फ इनको इतना बताऊंगी कि मैंने तो सिर्फ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जवाब में। तो गुफ्तार के गाजी से बेहतर होता है कि बंदा किरदार का गाजी बने, जो आप लोग नहीं बन सके, और सिर्फ गुफ्तार में अल्हम्दुलिल्लाह करके और माशाल्लाह कह के और अल्लाह ताला के फजलो करम से कह के पाकिस्तान के लोगों का अरबों खरबों खाते रहे। दूसरी बात, इंतज़ामिया की बात करें, मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, लेकिन उस्मान डार साहब मौजूद थे, आपके नुमाइंदे मौजूद थे, और जो उन्होंने बयान दिया मैं वो कोट कर सकती हूँ कि हर पोलिंग बूथ पे 5 से 10 के करीब पुलिस वाले भी मौजूद थे। इसके अलावा रेंजर्स भी तैनात थी, 2 से 3 लोग। नतीजा क्या निकला? लेकिन जब जत्थों में लोग अटैक करते हैं, सुन लेना, ज़ीशान रफीक साहब ने जब अपने लोगों को लेके जत्थे पे अटैक किया और ब्रस्ट मारे और वहाँ 2 बंदे कत्ल हो गए और उसके बाद से वो गायब हो गए वहाँ से, तो और दूसरे लोगों को जब आप शहरियों को आगे करके और आप ढाल बनाने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस की एक लिमिटेशन है जो फौज की लिमिटेशन में नहीं आती। इसलिए लोग डरते हैं जब फौज अपनी बंदूकें लेके वहाँ खड़ी होती है। पुलिस को ये बताया जाता है कि भाई आपने एहतियात करनी है, आपने अवॉइड करना है कि कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाकया ना हो, क्योंकि बाद में आपको पता है कि कितने बड़े बड़े मसले बनते हैं। और इसी चीज का ये फायदा उठा रही है जो इनकी कैंडिडेट ने फायदा उठाया कि 150 लोगों को बुला लिया। अगर आगे से एग्रेशन दिखाया जाए तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि फिर सियासी इंतकाम का रोना तो ये पहले दिन से रो रहे हैं और अब भी रो रहे हैं, और मरियम औरंगजेब को उन्होंने रखा ही सिर्फ धमकियां देने के लिए, और वो भी सारी गीदड़ भपकियां होती हैं। जहां तक अभी सवाल ये जो बयान दे रहे थे कि जनाब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं एक सियासी कारकुन हूं और ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन लड़ती रही हूं, जब पोलिंग एजेंट भी बैठती रही हूं, मुझे अंदाजा है कि एक एक यूसी के लेवल पे एक एक पोलिंग बूथ जो है वो एक वर्कर के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। और वैसे ही इलेक्शन के टाइम पे वैसे ही एक गर्म जोशी आ जाती है आपके अंदर, उसकी रेलेवेंस चाहे बाद में एनालिस्ट जो मर्जी बनाते रहे कि जी पीडीएम ये कह देगी और हुकूमत ये, ऐसी बात नहीं होती। उस वक्त आपका जो ग्रास रूट का वर्कर में यही फर्क होता है सियासी वर्कर का, वो अपनी जान की बाजी लगाता है, सर धड़ की बाजी के हम जीते, और फिर उसके बाद ये कहीं जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना, ये जो कुछ हुआ है उसकी कुछ लोग शायद मुझे जो ऐसा लग रहा है कि जस्टिफिकेशन दे रही है। मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही, मैं आपको रियलिटी चेक बता रही हूं कि अगर मैं वहां पर मौजूद होती तो मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरे जज्बे के साथ, जो मैंने एक लड़ा गवाल मंडी में जब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के उसकी मेरी ड्यूटी थी, तो मुझे पता है वहां पे किस तरह से इनके कई किस्म के भट्ट साहब जो हैं वो आर्म्ड लेकर पहुंचे हुए थे शाम को, और किस तरीके से हमने इनके दौरे हुकूमत में वो इलेक्शन लड़े थे। बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, जस्टिफिकेशन कोई अगर 2 जाने हमारे कारकुनों की जाया हो गई हैं तो मैं उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगी। मैंने आपके प्रोग्राम में इलेक्शन कमीशन के रोल पे सवाल उठाया, और मैं ये परवेज रशीद साहब वाली बात बता दें फिर मैं आगे बढ़ूं कि हमने जी परवेज रशीद साहब को क्यों आप रोक रहे हैं सेनेट में जाने से? उनके बकौल परवेज रशीद साहब के करतूत उन्हें रोक रहे हैं। चोर मचाए शोर पूरी पार्टी का स्लोगन है कि पहले झूठ को सच करके दिखाओ। उसके लिए अज़मा बुखारी हो, मरियम औरंगजेब हो या कोई भी हो, भाई आपने 95 लाख, और जो वो फरमा रहे कि मैंने तो बारहा कोशिश की, ये उनको तीसरा नोटिस था जो मैं अभी आपसे शेयर कर देती हूँ। ये पहला नोटिस नहीं है जो उनको दिया गया है, और ये माशाल्लाह 2008 दिन ये बैठे रहे, 79 डेज उनकी बेटी बैठी रही। आप पूरे मुल्क में इस तरह डिफॉल्ट करते रहे इस्लामाबाद से, आप कम अज
कम मतलब इतने लाखों करोड़ों के आप डिफॉल्टर बने हुए हैं। और कल इसका पूरा चेक दिया गया। उन्होंने जब इल्जामात लगाए कि जी मुझे इलेक्शन कमीशन नहीं हुकूमत रोक रही है, तो बराए मेहरबानी इदारों को मिलाइन करने और उनके रोल को आप कंट्रोवर्शियल करने के तो माशाल्लाह चैंपियन है सारे, लेकिन अपने किरदार पे भी मैंने कहा कि नजर सानी फरमाया करें, खाली गुफ्तार के गाजी ना बने, कोई किरदार में भी आज अब थोड़ी सी बेहतरी ले आए। काफी जमाना गुजर गया, एक जमाने से आप यही सब कुछ कर रहे हैं, अब टाइम बदल गया है, डिजिटल मीडिया का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आप क्या ख्याल है कि वो चूंकि डिफॉल्टर हैं एक सेकंड में रिकॉर्ड निकल के बाहर आ जाता है? सही है, चले मैं इसका जवाब जाफर इकबाल साहब से लेकिन एक ब्रेक छोटा सा ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब। ये मैंने निकाल लिया ब्रेक में 63B आइन का आर्टिकल है जो कहता है कि अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर कोई शख्स नादहिंदा है। ये आर्टिकल 63B है। क्या परवेज रशीद साहब नादहिंदा नहीं थे जब वो तस्लीम कर रहे हैं नादहिंदा थे? तो क्या ये आइन का आर्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता है? क्या ये उन पर अप्लाई नहीं होता है? अगर होता है तो फिर क्यों कहा जा रहा है पीएमएल की तरफ से कि उनको निशाना बनाया जा रहा है? पहले दो चीज़ें और जिनका गुफ्तार और किरदार के गाजी कौन हैं और कैसे हैं। कुछ लोगों ने पैसे मुंह पे वापस मारने थे IMF के, ये उनका गुफ्तार था, और किरदार ये है कि IMF की शराइत पे वज़ीर ख़जाना लगाए हुए हैं। कुछ लोगों ने इस मुल्क के अंदर जो है इंसाफ करना था, और आज ये है कि बहनोई का प्लाट छुड़वाने के लिए भी IG जो है वो तब्दील करना पड़ता है। कुछ लोगों की गुफ्तार ये थी कि ऊपर ठीक हो तो नीचे सब ठीक हो जाता है। हालत ये है कि टैक्स कलेक्शन अपने टारगेट से नीचे जा रही है। वीडियो मंजर आम पे आ गई, कलेक्शन तो और पैसे लेने वाले कहते हैं कि परवेज खटक साहब ने दिलाए। टैक्स कलेक्शन वैसे टारगेट से ज्यादा हुई है सर। किसी ये तो आपने साल पूरे की देखें, साल पूरे की, और फिर ये था कि जी परवेज खटक साहब ने पैसे दिलवाए और स्पीकर हाउस में पैसे दिए गए, और स्पीकर साहब जो है प्रमोट होकर कौमी असम्बली के स्पीकर बन गए, और वजीर आला प्रमोट होकर जो है वजीर दिफा बन गए। इसी तरह पहले इल्ज़ाम लगा था कि इमरान खान साहब ने टिकटें, जस्टिस वजीउद्दीन गालिबन थे, उन्होंने वो कमेटी बनी इंट्रा पार्टी की, इनकी इंटरनल, और कहा कि टिकटें बेची गई हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। आज महंगाई कम करनी थी और महंगाई अरूज पे जा रही है। गुफ्तार और किरदार का फर्क आप जान लें कि आपने टिकट को देने थे, कैसे लोग ऐवान में लाने थे, और आज टिकटें कहां तकसीम हो रही है। जी परवेज रशीद साहब की तरफ आता हूं। परवेज रशीद साहब सेनेटर हैं, सेनेट के अंदर बैठते हैं, और अगर उनके खिलाफ नादहिंदगी का ऐसा कोई इशू था तो इससे पहले वो मूव किया जा सकता था इलेक्शन कमीशन में, इससे पहले बताया जा सकता था, और उनको सिटिंग सेनेटर से डीसीट करवाया जा सकता था। ये सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं और मैनेज करके की जा रही हैं। दूसरी तरफ एक शख्स हैं जो एडमिटेड इलेक्शन कमीशन में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन आप ये नहीं कह रहे चौधरी साहब कि अगर ये उन्होंने खुद क्यों अपनी अखलाकी जिम्मेदारी सर अंजाम नहीं दी कि वो ये पे करते, और क्या आप ये बिलीव करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने पे करना है? ये एक अलग बहस है। ये एक अलग बहस है कि क्या इतने पैसे बनते हैं कि नहीं, वो यहां बैठ के हल नहीं हो सकती। वो तो देने के लिए तैयार हैं, बनते हैं तो दे रहे ना सर। वो तो आर्गुमेंट कर रहे हैं कि मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर वो नहीं बनते तो क्यों दे रहे हैं सर? देने के लिए इसलिए तैयार हैं कि अगर यही शर्त है, देने के लिए इसलिए तैयार हैं कि अगर आखिरी दिन नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने के लिए यही एक बहाना है तो हम भरते हैं, अंडर प्रोटेस्ट भरते हैं, और भरने के बाद हम चलेंगे और अपनी उसको अदालत के अंदर क्लियर करेंगे। हाँ, वैसे ये वाला आर्गुमेंट अभी तक उनकी तरफ से आया नहीं है कि ये मेरे इतने बनते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दे रहा हूं क्योंकि मैंने कल इलेक्शन लड़ना है। और ये साहब, ये परवेज रशीद साहब के मामले को कैसे देख रहे हैं आप? कल उन्होंने कहा है कि मैं ये पैसे देने, जी मैं तैयार हूं, मैं तो देना चाहता हूं। मुझे उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इल्म में नहीं था कि मैंने देना है। कि ये पैसे देने के लिए, जी
जाहिर बात है किसी ने नोटिस मेरे भेजा साथ होता ही तो रहते हैं, बिल- मैं- दो नोटिस मैं भी दो वहाँ नोटिस रहता फिर रहे हैं मार्केट में, अब तो हर एक के पास है जो उनको साहब, भेजे गए जो थे। जब वो रहे हैं उस कमरे में और सर, उनकी मैं- साहबजादी का ये कह रहे हैं तो जी। उनको पता ही नहीं है कि मैंने पैसे देने जी हैं। औरिया साहब जी, रहने वाले को तो पता होता है कि मैंने सर देने मैं हैं। भी उस जमाने में सितंबर 2007 से लेके जून 2008 तक मैं वहां रहता रहा हूं, मेरे साथ होते थे वहीं। पैसे दिए थे मैं आदमी आपने? था, मैं पे करके चला था। अच्छा, ठीक। जी मैं पे कर, वरना मेरा सामान रख लेते सर, मैं परवेज रशीद थोड़ा मेरे सामान न रखते। वो इकट्ठे हम तो, मैं पंजाब हाउस, मैं उसका हेल्थ में जॉइंट सेक्रेटरी था और पंजाब हुकूमत ने मेरे पर एहसान किया हुआ था कि उन्होंने कमरे में रहने दिया था मुझे, तो मैं रहता रहा हूँ। उस जमाने में वहाँ रहते थे, मुझे नहीं पता था कमरे दिए इनके पैसे, ये उनका मामला है। लेकिन मसला सर यह है कि ये एक सिर्फ परवेज रशीद के साथ नहीं, ये हमारी रिवायत बनी हुई है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप किसी भी महकमे का सर्वे करा लें गुज़श्ता 20-25 साल से, जिस ये जो मैं उसमें रहता था, जब मैं आखिरी पोस्टिंग हुई थी, मैं फेडरल लॉज में रहता था। फेडरल लॉज के 5 कुक जो थे वो दुरानी साहब भी तो वजीर आला जो बाद में हाउसिंग मिनिस्टर बने थे, उनके घर में होते थे और किचन में मक्खियां बना रही होती थी, बराह रास्त उनके घर में होते थे। मतलब बर्तन घर में। तो ये हमारे यहाँ हमने जागीर बनाई हुई है वैसे हम, ये बड़ी सही है। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है, बहुत तकलीफ। अब परवेज रशीद साहब का मामला सर, इस पर के अंदर भी है, कमेंट बाकी करें, सब क्या जाती हो रही है उनके साथ? वैसे देखें, पहली बात तो ये है कि जाहिर बात है जिस जमाने में वो रहते रहे हैं उस जमाने में पंजाब हुकूमत पर शहबाज शरीफ जाहिर बात है वज़ीर आला होंगे, उनको गुजरे 2-2.5 साल हो गए हैं, तो 2-2.5 साल से तो उनको पेमेंट कर देनी चाहिए थी अब तक। अब ज्यादा अगर आया है तो इसका मतलब ये है वो समझते होंगे कि शायद 2 साल के बाद को भूल जाएगा चीजें। लेकिन ये बड़ा गलत एटीट्यूड है हमारा डिफॉल्ट होने का, और ये हर जगह पे आपको मिलेगा, हर जगह पे आपको मिलेगा, और बहुत अजीबोगरीब रवैया है। अच्छा, वैसे तो शाह साहब दरखास्त गुजार ने 8 एतराज़ात उठाए थे, उसमें से एक 63G भी था कि जी ये इन्होंने आर्म फोर्सेस के खिलाफ बयानबाजी की हुई है, या इन्होंने जो है वो एक सीक्रेट मालूमात जो है वो लीक की हुई हैं। तो बहुत सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन बहरहाल ये सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है जिसकी बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, ठीक हुआ है आपके ख्याल में? देखिए, बात यह है कि जो रिटर्निंग अफसर होता है उसने तो ये देखना है कि कौन सा एलिगेशन प्रूव हुआ है। ये बात इल्ज़ाम है कि वो जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि वो किसी अदालत से वो कन्विक्ट नहीं हुए, लेकिन चूँकि आइन में ये लिखा हुआ है और इलेक्शन रूल्स में भी यही चीज़ है कि जो आदमी नादहिंदा है, खा वो किसी महकमे का हो, पंजाब हाउस का हो या वापडा का हो या किसी और महकमे का हो, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो वो रूल उन पर अप्लाई हुआ। तो अब ये परवेज़ रशीद साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के उन लोगों में हैं जो निस्बतन नेक नाम हैं, जिनको कोई कब्ज़ा ग्रुप हो या जिनको कोई इस तरह की बात नहीं करता, तो उनके जो दोस्त हैं उनको वो दरवेश मनश कहते हैं। अब ये आप चौधरी जाफर इकबाल साहब भी बता सकते हैं कि ये दरवेश मनश और सबसे अच्छे लोगों में से जिनका शुमार होता है, ये उनकी हालत है कि 95 लाख रुपया, ये 1,50,000 30,000 की बात हो तो चलो जी बंदे वो करता है, 95 लाख उन पर चढ़ गया। चलो जी हम कहते हैं 95 के बजाय वो 75 लाख बना लें, और उनको पता ही नहीं चला और उन्होंने पेमेंट करना गवारा नहीं किया, और जब निशानदेही हो गई तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब मैं पेमेंट कर देता हूँ। ये बड़ी ज़्यादती है। ये सिर्फ मुस्लिम लीग का कल्चर नहीं, हमारी सियासी जमातों का और ताकतवर लोगों का कल्चर बन गया है। यानी हमने ये तक देखा कि जब मिनिस्ट्री ख़त्म हुई, मिनिस्टर साहब अपना घर छोड़ रहे थे तो वो पर्दे तक उठा के और लाइटें उतार के ले गए। ऐसे भी वाक़यात यहाँ हुए हैं। जब पंजाब हाउस से और वो जो गवर्नमेंट हाउस है जहाँ ये पार्लियामेंट लॉज है, वहाँ आप जाके देखें उन लोगों से जो इंतज़ाम संभालते हैं कि ये जब असम्बली ख़त्म होती है तो कितने वाजबात होते हैं और वो उन कमरों के साथ क्या सलूक करके जाते हैं। तो ये वो कल्चर है जिसकी वजह से सियासतदान बदनाम भी होते हैं और सियासत बदनाम होती है, और एक लोगों के अंदर लाकानूनियत का और कानून शिकने का रुझान बढ़ता है कि जब हमारे अवामी नुमाइंदे, हमारे मुंतखब नुमाइंदे ये काम कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि सियासतदान तो रोल मॉडल होता है। तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि उसकी कुछ जस्टिफिकेशन दी जाए या ये कहा जाए कि हुकूमत मुझे नायल कराना चाहती है, भाई आपने 95 लाख ना देने हो तो कोई नायल करा सकता है। ठीक है। जब रिटर्निंग अफसर बाकी इल्ज़ामात नहीं मान रहा तो ये भी नहीं मानेगा। तो आप
आप ये काम करते हैं, उसके बाद जब आप पर कानून की तलवार चलती है तो आप कभी फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आप हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी महकमे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप अपने किरदार ठीक करें, अपने कौल व फेल में जो तजाद है वो ख़त्म करें ताकि मुआशरा सुधरे, लेकिन एक मुआशरा बिगाड़ का शिकार ना हो। एक एतराज़ जो जाफर इकबाल साहब ने उठाया है कर्नल साहबा, वो ये कि अगर वो नादहिंदा हैं तो आप 2.5 साल से आपने उनको नोटिस देकर वो उनको डी-सीट क्यों नहीं किया? चले नोटिस तो आपने दिया उनको कि पैसे जमा कराए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। नादहिंदा शख्स क्यों बैठा हुआ था सेनेट में? देखिए, ये तो वही वाली बात कर रही है कि मरियम बीबी ने जलसा करते हुए कहा कि हुकूमत ने हमें क्यों नहीं बताया कि मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। इनको खुद पता होना चाहिए। उनको 3 नोटिस जा चुके हैं पंजाब हाउस से। ये जो नोटिस अभी आपका चल रहा है इसमें सोशल मीडिया में, ये 3rd नोटिस है, ये पहला नोटिस नहीं है। और मेरे ख्याल में परवेज रशीद साहब को मैंने चिप्स खाते हुए देखा किसी बच्ची के, तो वो मुंह में ही डालते, कान में तो नहीं डालते। इतने पुराने सेनेटर है, रूल ऑफ लॉ का और आइन का ये हमें समझाते हैं कि इनको पता नहीं है, तो उनको खुद नहीं पता है कि उन्होंने क्या करना। और जब वो सेनेट के लिए जा रहे हैं तो अपने सारे खाते क्लियर करके जाएं। दूसरी बात ये, और उनका नाम कोई एक्सीडेंटली तो आया नहीं है, काफी अरसे से फ्लोट हो रहा था, तो अपने खाते सीधे करते। देखें, यूसुफ रजा गिलानी साहब पे एतराजात उठाए गए, रिटर्निंग अफसर ने उन्हें क्लियर कर दिया। तो अगर इंजीनियरिंग करनी होती तो ये इतना शोर जो मचा हुआ है कि अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब, हाँ, तो अगर जो चीजें आप छुपाएंगे, अगर फैक्ट्स उस पर नाअहली होती है ना, स्क्रूटनी तो इलेक्शन कमीशन ने करना। जी बिल्कुल, वाकई बहुत फर्क है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब को इन्होंने मुजरिम बनवाया था और परवेज रशीद साहब बेचारे लाइफ में बन गए। अच्छे नहीं है जितने परवेज रशीद हैं, तो उनके तायद कुनिंदा क्यों बने हैं आप? एक चीज सुन लें शायद खान अब्बासी साहब, असद, एक चीज सुन लें, असद, एक चीज सुन ले, ये जो इन्हें मुफ्ते करने की आदत रही है ना हुकूमत में रहते हुए, मैंने ये नहीं कहा कि वो अच्छे नहीं। फर्क क्या है फिर? चोई साहब, क्या फर्क है? जी कमल बात कर लें फिर बताते। मैं आखिरी मिनट चल रहा है ये, या दोनों में से कोई भी बात कर लेते हैं। कमल कर लें फिर बताते। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हुकूमत के रिसोर्सेज पे मुफ्ते करने की आदत खत्म होनी चाहिए। उनको नोटिस दिया जाना चाहिए था। ठीक है, जो 2 नोटिस की बात की जा रही है वो कहीं किसी किताबों में होंगे, उन तक नहीं पहुंचे और ना उन्हें किसी ने कहा। इरशाद आरिफ साहब ने बात की कि सर नोटिस के बगैर किसी शख्स को अपनी लायबिलिटी खुद पे करनी है, क्लियर करके निकलना होता है बिल पर। जी हम इतने होटल में रहते हैं जी, मैं बताता हूँ, हम इलेक्शन लड़ने जब जाते हैं क्लियर करके जाते हैं, हम जाते हैं, हम क्लियर करके जाते हैं। परवेज रशीद साहब के जिम्मे कोई होता तो क्लियर करके जाते हैं। ये सब बनाया गया, वो मान गए हैं, आप नहीं मान रहे। परवेज रशीद खुद मान गए हैं कि उन्होंने पे करना है और आप नहीं मान रहे कि उन्होंने पे करना है। ये थोड़ी सी हैरानी की बात है। एनीवे, तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।